हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 15 टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO 1 MCOM सेकेंड ईयर IGNOU। Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। पिछले वाले सेशन में हमने लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में पढ़ा है ना। हमें 3 लीडरशिप स्टाइल के बारे में पढ़ना है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजीज फेयर। ठीक है, तो ये जो सेकेंड वन इज अवर डेमोक्रेटिक, या फिर इसको हम पार्टिसिपेटिव स्टाइल भी बोलते हैं। ठीक है, सो डेमोक्रेटिक स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज पार्टिसिपेटिव स्टाइल। ठीक है, सो इसका दूसरा नाम क्या है? पार्टिसिपेटिव स्टाइल। अब ये जो होता है, इसमें होता क्या है? पिछले वाले ऑटोक्रेटिक में हमने देखा कि जो लीडर है वो अपने पास सारा पावर रखने की कोशिश करता है। ये वाले स्टाइल में क्या होता है, जो डिसीजंस है दे आर टेकन बाय द लीडर इन कंसल्टेशन विद द सबऑर्डिनेट्स एंड विद देयर पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, सो यहाँ पे ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो कंसल्टेशन और दूसरा पार्टिसिपेशन। यहाँ पे जो लीडर होता है, लीडर क्या करता है? कंसल्ट करता है। ठीक है, लीडर कंसल्ट करता है, लीडर अपने सबऑर्डिनेट से डिसीजन मेकिंग में उन लोगों को इन्वॉल्व करता है। वो उनके सजेशन मांगता है कि भाई तुम लोग भी बताओ कि ये काम जो है किस तरीके से होना चाहिए। सो उनके कंसल्टेशन से, एक पार्टिसिपेशन से जो होता है सारा डिसीजन मेकिंग वो लेता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो होता है, अब यहाँ पे क्योंकि ये जो है पार्टिसिपेटिव स्टाइल है, वो कंसल्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट्स को एनकरेज करेगा कि भाई तुम लोग भी अपने डिसीजन बताओ, तुम लोग भी अपने सजेशन बताओ, तुम लोगों को कुछ चेंज करना है तो तुम लोग भी बताओ, तुम लोग फ्री हो बताने के लिए। तो इस तरीके से वो एनकरेज करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को कि वो भी डिसीजन मेकिंग में क्या करे? पार्टिसिपेट करे। तो इससे एम्प्लॉइज के लिए क्या फायदा है? एम्प्लॉइज जो है उनका ईगो सेटिस्फाइड रहेगा, उनका जो है सोशल नीड्स वगैरह सेटिस्फाइड रहेगा। उनको भी लगेगा कि भाई यार मेरा जो है मेरा सजेशन लिया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हूँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो एक सेंस ऑफ बहुत अच्छा बिलोंगिंगनेस जो होता है वो सब उसमें आ जाता है और वो खुशी खुशी काम करता है। ठीक है, हैप्पी एनवायरमेंट सा बन जाता है, एक पॉजिटिव एनवायरमेंट बन जाता है। और आपको पता ही है, अगर पॉजिटिव एनवायरमेंट में काम करेंगे तो क्या होगा? एफिशिएंसी जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी। अगर एफिशिएंसी बढ़ेगा तो क्या होगा? हमारा जो है गोल अचीव होगा। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द डे हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है। जो हमें ग्रुप को गोल दिया गया है, जो हमारी टीम को गोल दिया है, वो हमको क्या करना है? अचीव करना है। ठीक है, सो दिस enables all the subordinates to satisfy their social and ego needs, which in turn leads to their commitment to the organizational goals and higher productivity. ठीक है, frequent interaction between the managers and subordinates help to build up mutual faith and confidence. तो क्योंकि यहाँ पे लोगों का बार बार सजेशन लिया जा रहा है सबऑर्डिनेट्स का, तो इन दोनों के बीच का, यानी कि लीडर और जो सबऑर्डिनेट है, इन दोनों के बीच में बार बार जो है इंटरेक्शन होता रहेगा। ठीक है, और बार बार इंटरेक्शन होने से क्या होगा? और जबकि वो पॉजिटिव अगर सेंस में हो, तो जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, ठीक है, एक जो फेथ होता है लीडर पे, वो भरोसा और भी बढ़ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे डेमोक्रेटिक स्टाइल में हो क्या रहा है? पार्टिसिपेटिव स्टाइल भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे लीडर जो है कंसल्ट करता है और एक पार्टिसिपेशन लेता है और उनके सजेशन वगैरह जो है उन लोगों के मांगता है। सो नाउ देयर आर सेवरल बेनिफिट। तो ये अभी जो हमने बात कही उनमें से बहुत सारे बेनिफिट निकल के आते हैं। पहला बेनिफिट ये है कि जो एम्प्लॉय है वो खुश रहेगा। ठीक है, खुश होके काम करेगा तो उसका जो पोटेंशियल एबिलिटीज जो है वो भी ज्यादा अच्छे से डेवलप होंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है जॉब सेटिस्फैक्शन, वो खुशी खुशी काम करेगा तो जॉब सेटिस्फैक्शन तो रहेगा ही, और उसका मोराल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड फाइनली जो ग्रुप परफॉर्मेंस होता है, मतलब इंडिविजुअल अगर खुश है, मतलब वो अपने टीममेट्स के साथ भी अगर खुश है, अपने लीडर के साथ वो खुश है, तो जो पूरे के पूरे, क्योंकि ये सारे लोग ग्रुप में परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनका जो ग्रुप परफॉर्मेंस है वो एकदम से इट विल शूट अप। ठीक है, बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस रहेगा इनका, सेटिस्फाइड रहेगा, और जो ग्रुप में जो कोहेसिवनेस है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ग्रुप में एक दूसरे के साथ जो जुड़े जो रहते हैं, वो जो है कोहेसिवनेस वो जो है आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें अब हमने बेनिफिट वगैरह तो देख लिया, अब इसमें क्या लिमिटेशन है कुछ। Now, however, this democratic style cannot be regarded as the best style under all the circumstances. तो हमने अभी जितना तक
जितना सुना इस के बारे में, ठीक है, आपने जितना सुना डेमोक्रेटिक स्टाइल के बारे में, अभी सुनने में तो आपको पॉजिटिव ही लग रहा है, ठीक है, बट इसके कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं, हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि तीनों स्टाइलों में से ये बेस्ट स्टाइल है, हम ऐसे, जबकि हमें सुनने में लग रहा है, बट कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहां पे जो है ये चीज, ये जो डिसीजन, ये जो डेमोक्रेटिक वाला स्टाइल है, ये थोड़ा सा फेल हो जाता है। तो कैसे कैसे सिचुएशन होते हैं? पहला, अगर आपको जो है क्विक डिसीजन मेकिंग करना हो, जल्दी जल्दी आपको डिसीजन लेने हो, तो अगर आप डेमोक्रेटिक स्टाइल फॉलो करोगे तो क्या होगा, आपको अपने जो सबऑर्डिनेट है उनकी राय लेनी पड़ेगी, उनके सजेशन आप मांगोगे, फिर सजेशन में से अच्छा सजेशन को छांटोगे। इससे क्या हो रहा है, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, ठीक है। सो डिसीजन टेकन थ्रू दिस कंसल्टेशन प्रोसेस इट मे कॉज एक्चुअल डिले, ठीक है, एंड रिक्वायर कॉम्प्रोमाइजेस टू मीट डिफरेंट व्यू पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइजेस है, मतलब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, यहाँ पे गोल में जो है, गोल जो अचीव करना है उसमें टाइम में बढ़ जाता है, ठीक है, टाइम जो है आपको ज्यादा लगता है, आपका एनर्जी इतना वेस्ट होता है कंसल्ट वगैरह करने में, तो वो जो है हमारे गोल को, गोल अचीवमेंट का जो टारगेट है उसको वो इफेक्ट करेगा। तो ओवरऑल जो है आपका डिले आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, द फ्यू वोकल इंडिविजुअल्स में डोमिनेट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। अब जैसे एक ग्रुप है, एक ग्रुप में 10 लोग हैं, 10 लोगों में से एक बंदा ऐसे है, एक या दो बंदे ऐसे जो बहुत ही ज्यादा बोलते हैं, ठीक है, बोल चाल में एकदम नंबर 1 है, ठीक है, एकदम वो किसी को भी अपने बात पे गिरा सकते हैं। सो ऐसे लोग जो होते हैं वो ऐसे, अगर इन लोगों का एज अ ग्रुप आप सजेशन लोगे, एक मैनेजर अगर एज अ ग्रुप सजेशन लेगा, तो हो सकता है कि इन लोगों का ओपिनियन ज्यादा डोमिनेट करे, क्योंकि ये लोग ज्यादा बोलते रहते हैं, ये बोलते रहेंगे और दूसरे लोग जो है हाँ में हाँ मिलाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है कि इन लोगों का जो है वो डिसीजन, फ्यू इंडिविजुअल्स जो है वो डोमिनेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। एंड फाइनली, व्हेन नो इंडिविजुअल में टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन टेकन बाय द ग्रुप एज अ होल, ठीक है। यहाँ पे जो है, क्योंकि ग्रुप में डिसीजन मेकिंग हो रहा है, तो कोई जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डिसीजन लिया और वो डिसीजन फेल हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि एक ग्रुप में डिसीजन मेकिंग हो रहा है, ठीक है। बट पिछला जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल था उसमें आपने देखा कि क्योंकि सारा पावर जो है मैनेजर या फिर जो लीडर है अपने पास ही रखता है, अगर कुछ भी डिसीजन मेकिंग में फॉल्ट आता है तो वो फॉल्ट किसका कहलाएगा, मैनेजर का। बट यहाँ पे इन दिस स्टाइल, यहाँ पे क्योंकि एक ग्रुप में सबका सजेशन लिया जा रहा है, सो इस कारण जो है इंडिविजुअल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं लेगा। सो ये कुछ थोड़े से लिमिटेशन है, कुछ ऐसा जगह है, कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे हमारा जो ये जो डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है ये जो है वो सूट नहीं करता। सो बट डिस्पाइट इवन दो इसके कुछ लिमिटेशन है, कुछ ऐसे सिचुएशन जहाँ पे ये एकदम परफेक्ट रहता है, जैसे कि अगर हमारे सबऑर्डिनेट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेंट है, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंसड है, तो उस केस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। हमारा लाइक सबऑर्डिनेट ही बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसड है, उसको पता है वो क्या कर रहा है, तो ऐसे केस में आप उनका जो है डिसीजन लोगे तो आपको ही फायदा होगा डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड बंदे का व्यू पॉइंट लोगे तो वो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन द लीडर प्रिफर्स, अगर लीडर ही प्रिफर करता है पार्टिसिपेटिव स्टाइल को, तो उस केस में भी ये पॉसिबल है, ठीक है। थर्ड इज जहां पे हम रिवॉर्ड वगैरह को यूज करते हैं प्राइम मोटिवेशन के लिए। आपको याद होगा ऑटोक्रेटिक स्टाइल में हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ वहां पे थ्रेट वगैरह देते थे, पेनल्टी वगैरह देते थे लोगों को जो है अपने वश में करने के लिए। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप रिवॉर्ड वगैरह देते हो, ठीक है, लोगों से काम करवाने के बदले आप जो है उनको रिवॉर्ड वगैरह देते हो, तो ऐसे केसेस में भी ये वाला स्टाइल हिट रहता है। नेक्स्ट इज व्हेन द लीडर विशेस टू डेवलप एनालिटिकल एंड सेल्फ कंट्रोल एबिलिटीज एंड हिज सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एंड नी इन हिज सबऑर्डिनेट्स, तो ऐसा अगर लीडर चाहता है कि मेरे सबऑर्डिनेट्स भी एकदम नंबर 1 हो, ठीक है, मेरे सबऑर्डिनेट्स जो है वो एकदम क्या होने चाहिए, एकदम केपेबल होने चाहिए, उनमें सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, तो ऐसे केस में जो है पार्टिसिपेटिव स्टाइल अगेन ये अच्छा रहता है, डेमोक्रेटिक स्टाइल। एंड फाइनली जब ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही ऐसा हो, अब आप देखोगे कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये एक तरीके से सिमिलर ही है, जो हमने ऑटोक्रेटिक पॉइंट्स में पढ़े थे ना, वही उसी का ही उल्टा हो रहा है, ठीक है, उसी के ही स्टाइल में ये पॉइंट सारे जा रहे हैं। तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ, याद करने में आसान है, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन आपने देख लिया कि कौन कौन से यहाँ पे ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे ये जो डेमोक्रेटिक स्टाइल है हमारा वो जो है एकदम हिट रहता है, ठीक है। सो अगर हमारा सबऑर्डिनेट ही बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट हो, वो एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है,
या फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही इस तरीके का है कि हम जो है कम्युनिकेट, ऑर्गेनाइजेशन ही बहुत कम्युनिकेट करता है गोल्स वगैरह को सबऑर्डिनेट्स को, और वो सबके डिसीजन मेकिंग में सबकी सहायता लेता है। तो ऐसे केस में ऑब्वियसली हमारा लीडर भी ऐसा होगा और एक डेमोक्रेटिक टाइप का जो स्टाइल है वो फॉलो होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.